नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और एबीपी गंगा पर इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई। चुनाव प्रचार करने के लिए आज सीएम जाएंगे। गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा और आज भी मुख्यमंत्री गुजरात में 3 चुनावी जनसभा, एक रोड शो करेंगे। सुबह ही लखनऊ से गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में 89 सीटों पर पहले चरण में मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण के लिए धुआंधार प्रचार करते नजर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब जब अगले चरण का चुनावी शो थम जाए उससे पहले भी पूरा जोर लगाया जाएगा। स्टार प्रचारक की भूमिका में गुजरात में मौजूदगी रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इसके लिए 3 चुनावी जनसभा, एक रोड शो जिसके जरिए समझाने की कोशिश होगी गुजरात के लोगों को बीजेपी को मौका क्यों दे। यूपी उपचुनाव के रणभूमि का आज अंतिम दिन है। तीनों ही सीटों पर चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे के बाद ये शोर थम जाएगा। 5 दिसंबर को अब मैनपुरी, खतौली और रामपुर सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एक ओर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सपा के टिकट पर मैदान में है तो दूसरी ओर बीजेपी से रघुराज शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं। खतौली और रामपुर में सदस्यता रद्द होने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। खतौली से दूसरी बार बीजेपी के विधायक चुने गए विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त हुई थी तो वहीं रामपुर में आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी। मैनपुरी के दंगल के आखिरी राउंड में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव जसवंत नगर में रोड शो करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भोगांव के कस्बे अलीपुर में जनसंपर्क करने वाले हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य करहल में मौजूद रहेंगे, लोगों के बीच जनसंपर्क करेंगे। वहीं बीजेपी की बात करें तो रघुराज शाक्य के समर्थन में आज किस तरीके से प्रचार होगा इसका भी अंदाजा लगाइए आप। खतौली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के 10 दिग्गज मोर्चा संभालेंगे। खतौली के रण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, राज्य मंत्री जसवंत सैनी समेत कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो रोड शो करने वाले हैं। तो चुनावी शोर थमने से पहले पूरा जोर लगाया जाएगा। दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां पूरी हैं। और खतौली के बिग फाइट की बात करते हैं, जहां एक तरफ जयंत की ओर से मदन भैया मैदान में है तो दूसरी तरफ भाजपा की राजकुमारी सैनी है। लेकिन जयंत ने खतौली में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कसम खा ली है। आज जयंत एक बार फिर खतौली की सड़कों पर थे। कल की अगर हम बात करें और उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत खतौली से पश्चिम का मिजाज बदल पाएंगे। खतौली की बिग फाइट, उपचुनाव में किसका भौकाल टाइट। मदन भैया वर्सेस सैनी की सेना, पश्चिम में होगा खेला। चुनाव खतौली का है लेकिन सियासी पारा पूरे पश्चिम का चढ़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए जयंत ने ऐसी जान फूंकी है कि पूरे पश्चिम में हलचल मचा दी है। क्योंकि खतौली के पिच पर यह 5वीं बार था जब जयंत रोड शो लेकर खतौली की एक एक सड़क को नापने निकले थे। लेकिन रोड शो में उस वक्त विवाद हो गया जब रोड शो में शामिल गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और रालोद के समर्थकों के बीच खूब झड़प हुई। लेकिन जयंत का ये रोड शो इतना बड़ा था कि खतौली में जाम लग गया, जिसके बाद जयंत ने जनता की परेशानी को देखते हुए बीच में ही रोड शो को खत्म कर दिया। खतौली के प्रचार युद्ध में गठबंधन के 2 साथी जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने मदन भैया को विधानसभा भेजने के लिए जनसभाओं के मंच और रोड शो के माध्यम से पूरी ताकत झोंक दी, जबकि इससे इतर बीजेपी के मंत्री राजकुमारी सैनी की जीत की कहानी लिखने के लिए बूथ प्लान को और मजबूत करने पर जुटे हुए हैं।
अब नेताओं की ये जोर आजमाइश किसको जीत की दहलीज तक ले जाएगी और किसको हार के रास्ते पर छोड़ जाएगी, इसका फैसला भी बहुत जल्द होने जा रहा है। लेकिन जयंत भाजपा को चुनौती दे रहे थे, वहीं रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर शिखेड़ा गांव में हुंकार भर रहे थे। बीजेपी हार रही है बौखलाहट में, जो हथकंडे उनके पास है उसको अपनाएगी। जैसे जातिगत झगड़े करा दे, किसान कमेरों में झगड़ा करा दे, या हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाए, उनको जेल भेजने का काम करे, या किसी भी तरह से जिससे भाईचारा टूट जाए। नहीं, देखिए, गठबंधन का हर व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव जीत की तरफ जा रहा है। अच्छा, कोई अब दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से गठबंधन घेराबंदी कर रहा है उनकी, तो लग रहा है कि नल से पानी बहुत अच्छा निकालेंगे। वो काट दिया जाएगा और पानी मीठा आएगा। अच्छा, पानी मीठा आएगा जी। गौरतलब है कि रालोद खतौली में जाट मुस्लिम एकता की दुहाई दे रही है, लेकिन भाजपा जमकर मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर रही है, क्योंकि जब सीएम योगी खतौली में प्रचार करने आए थे, दंगों को लेकर ही सपा और रालोद पर निशाना साधा था। सपा और लोक दल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। अब सवाल बड़ा है कि जिस सीट को भाजपा ने 8 महीने पहले बड़ी आसानी से जीत लिया था, क्या वो इसे फिर से जीत पाएगी? क्योंकि खतौली की सीट से पश्चिम का मिजाज तय होगा। वहीं इस सीट से रालोद और सपा के गठबंधन का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि ये कहने के लिए एक सीट है, लेकिन पश्चिम का मिजाज बदलने के लिए काफी है। खतौली से सनूज शर्मा, एबीपी गंगा। यूपी निकाय चुनाव, प्रदेश के सभी 75 जिलों के निकायों के वार्ड आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है और आज मेयर और चेयरमैन के लिए आरक्षण लिस्ट भी जारी की जा सकती है। 17 नगर निगम के मेयर, 200 नगर पालिका के अध्यक्ष और 546 नगर पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव के लिए आरक्षण का क्या फॉर्मूला होगा, इसकी घोषणा आज की जाएगी। आपको बताएं, नगर विकास मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे लोक भवन में होगी। हालांकि इसके लिए भी आपत्तियों के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि 10 से 12 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पिछली बार 16 शहरों में नगर निगम और मेयर के लिए चुनाव हुए थे। ये संख्या 17 हो गई है। पिछली बार भी मेयर के लिए महिला, ओबीसी, SC, ST के लिए आरक्षण था। इस बार क्या फॉर्मूला होगा, ये तय हो जाएगा। रामपुर में प्रचार के अंतिम दिन राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मोर्चा संभालना है और रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए वोट अपील करेंगे वो। इसके साथ सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहेंगे। जहां बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना की बात करें तो मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे प्रचार के लिए। तो रामपुर में भी आज चुनावी शोर थमने से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रचार करने के लिए आसिम रजा के लिए जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे रामपुर में। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी खेमे की, आकाश सक्सेना के लिए, तो कई मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाब देवी समेत मौजूद रहेंगे जो कि प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो रामपुर में भी हलचल तेज है। तो जब बात रामपुर के रण की हो ही रही है तो चुनावी जंग के बीच आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 29 नवंबर को आजम खान के भाषण के दौरान एक बयान दिया और इसे लेकर अब विवाद इतना बढ़ गया है कि आजम पर केस दर्ज हो गया है। आज सीएम योगी की कल की बात करें तो उन्होंने भी आजम खान पर जमकर निशाना साधा था। सवाल बड़ा ये है कि अभी हेट स्पीच के चलते ही सदस्यता गई थी और इस बयान पर भी केस दर्ज होने के बाद आगे क्या होगा। मुकदमों के चक्रव्यूह में रामपुर के आजम। बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं।
रामपुर में जुबानी शोले, आजम पर एफआईआर के गोले। रामपुर पुलिस ने आजम खान के कोख वाले बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजम के आंसू बने अंगारे, क्या बदलेंगे रामपुर के सितारे? जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की जुबानी तीर उन्हीं के लिए नासूर बन गए, क्योंकि हेट स्पीच मामले में विधानसभा की सदस्यता जाने के बाद भी आजम खान के तल्ख अंदाज में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और अब उनके मां की कोख वाले बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। अब आजम खान के इसी बयान पर शहनाज बेगम और अनीसा नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिससे आजम पर दर्ज मुकदमों की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर 294, 354, 504, 505, 509, 153A, 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब पुलिस एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125। रामपुर पुलिस ने आजम खान के कोख वाले बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आजम खान ने चुनावी जनसभा में संबोधित करते हुए जनता को ये कहा था कि अगर पिछली 4 सरकारों में हमने जुल्म और ज़्यादती की होती तो माँ की पेट में बच्चा पैदा होने से पहले ये पूछता कि आजम खान से पूछो कि बाहर आना है या नहीं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आजम की पत्नी तजीन फातिमा समर्थन में उतर आई हैं, जो आजम पर दर्ज मुकदमे को फैशन बता रही हैं। एफआईआर में जिस चीज़ का ख़ास तौर से जिक्र है, तो उसमें उन्होंने, आजम साहब ने खुद अपने आप को ही कहा है कि अगर मैं इतना जालिम होता तो बच्चा होने से पहले माँ से बच्चा पूछता कि मुझे दुनिया में आना है या नहीं आना है। तो ये तो आजम साहब ने खुद अपने लिए कहा था, किसी माँ बहन के लिए नहीं कहा था, जिसको घुमा फिरा कर एफआईआर लिखवाई गई। अब बड़ा सवाल ये कि क्या आजम का ये बयान रामपुर का सियासी मिजाज बदल देगा? क्योंकि जब से रामपुर के चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, लोगों ने आजम की आंखों में कभी आंसू, कभी गुस्सा देखा है। पुलिस वालों जिंदाबाद, हमारे डंडे जिंदाबाद। लेकिन शुक्रवार को रामपुर के रण का घमासान उस वक्त तेज हो गया जब सीएम योगी ने आजम खान पर हमलों की झड़ी लगा दी और उपचुनाव को विकास में रुकावट बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा उपचुनाव अगर कहीं हुए हैं तो रामपुर में हुए हैं। पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आजम खान के विवादित बयान पर भी जमकर हमला बोला और बिना नाम लिए वो आजम को अपनी सेहत पर ध्यान देने की सलाह दे गए। कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते तो मुझे लगता है कि बदजवानी
व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। आजम खान पर गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजम खान बदजुबान हैं, उन्हें अपनी ज़ुबान को काबू में रखना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए चुनाव प्रचार करने रामपुर पहुंचे थे। गौरतलब है कि रामपुर में जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो आजम खान को मुस्लिम मोर्चे पर चुनौती दे रही है। भाजपा का दावा है कि इस बार रामपुर का मुसलमान विकास को तरजीह देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आजम खान का है, जिनका बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। अब भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जैसा स्वयं होता है उसको सब वैसे ही सब दिखते हैं, तो पहले तो खुद को सुधारना चाहिए कि और जिस तरीके के जो ये बयान जो देते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जो बच्चा पैदा होने से पहले आज़म के परमिशन लेना है, क्या आज़म गब्बर है, गब्बर सिंह है क्या, क्यों परमिशन लेना है? अभी तो आज़म साहब 100 से 0 बन गए हैं, उनका कोई हैसियत नहीं है। वो कितना भी सुर्खों में आने के लिए कोशिश भी करे, उनके सम्मान खत्म है। मतलब एकदम साफ है, जो बात 29 नवंबर को आसिम राजा की सभा से आजम खान ने कही वो आगे तक उनका पीछा करेगी और अब 5 सितंबर को इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे। यूपी में 4 दिनों से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कार्य बहिष्कार की वजह से कई जगहों पर बिजली सप्लाई बाधित होने पर नाराजगी जताई है। यूपी में बिजली कर्मचारियों की 4 दिनों से चल रही हड़ताल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की हड़ताल पर गहरी नाराजगी जताई है। सो मोटो लेते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। हड़ताली अफसर और सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट आज भी सुनवाई करेगा। हड़ताल का आज 5वां दिन है, आपको बताते चले। देखिए, हरिद्वार में अथॉरिटी की नाक के नीचे अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, मगर अधिकारी इससे बेखबर। शिकायत मिलने के बाद डीएम विनय शंकर पांडे एक्शन में नजर आ रहे हैं। डीएम का कहना है कि जहां कहीं पे भी अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिलेगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध कॉलोनियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ काट दी गई थी। उसका असली खामियाजा सीधी साधी भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा था। बिल्डर अवैध कॉलोनियाँ काट के निकल जाते हैं और उसके बाद न तो वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वाटर लॉगिंग हो गई, सड़कें नहीं हैं, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नक्शे पास नहीं हैं। तो इसमें ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना बहुत आवश्यक है और उसी क्रम में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होने पर निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 200 टन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। केदारनाथ धाम बेस कैंप के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में अभी भी हमारे करीबन 300 से अधिक लेबर हैं जो कि काम कर रहे हैं और जो हमारे बचे हुए कार्य हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि इस सीज़न में या फिर यात्रा अगली साल की जो यात्रा है उससे पहले हम कुछ कंप्लीट कर सकें, तो उसी में काम त्वरित गति से चालू है। और चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी काफ़ी भारी जो आइटम्स हैं उनको ऊपर पहुँचाया जा रहा है। रुड़की के भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायर्ड दवाओं को जलाने का मामला सामने आया और इस मामले में स्वास्थ्य सचिव ने आज जांच के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद मामले की जांच करवाई गई है। एक वीडियो उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। अपने फार्मासिस्ट को बुलवाया, मैंने कहा भाई क्या है ये मैटर, मैं भी खुद भी गई पीछे, मैंने देखा जाके कि क्या चीज़ है। तो मेरे फार्मासिस्ट ने यही बताया कि मैडम ये जो हमारा बहुत पुराना कभी कोई पिट रहा था जो पहले के टाइम का होगा और वो कब का है किसी को नहीं पता, उसमें दवाइयाँ भी थी, वो कब की थी या क्या था उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, पुराना कोई पिट रहा था, उसी की किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वीडियो बनाई गई है। चंपावत में एक स्कूल है और इन दिनों अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। स्कूल की कई छात्राएं अचानक जोर जोर से चीखने लगती हैं, कभी वो क्लास छोड़कर भागने लगती हैं तो कभी बेवजह ही शोर मचाने लगती हैं।
इस छात्रा को आखिरकार क्या हुआ है? ये छात्रा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? चंपावत के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों और शिक्षकों के सामने इन दिनों यही सवाल है। बताया जा रहा है कि बीते 10 दिनों से स्कूल में छात्राओं के रोने, चीखने और क्लास छोड़कर भागने की घटनाएं हो रही हैं। इस छात्रा को ही देखिए, ये कितना जोर जोर से चिल्ला रही है। शिक्षक उसे शांत करने के लिए उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले छात्राओं के सिर में अचानक दर्द उठा और बाद में उनके सिर में दर्द की शिकायत हुई। तभी से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। एक एक कर स्कूल की 40 से ज्यादा छात्राएं इसी तरह से करने लगी हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार छात्राएं ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या इन्हें कोई बीमारी है या फिर वजह कुछ और है? एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।